डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर और सब्जेक्ट्स। आज हिस्ट्री का यह वीडियो बन रहा है और हिस्ट्री में क्लास 7 का चैप्टर 1 और उसका पार्ट 3 है। और अगर आपके पास बुक हो तो आप उसका पेज नंबर 4 आप ओपन कर लीजिए और देखिए मैं यहां लिख दिया हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 1 पार्ट 3 और पेज नंबर 4। और चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। और इसमें जो सब टॉपिक है जिस पर कि मैं चर्चा करूंगा वह है इतिहासकार एवं उनके स्रोत। देखिए, इतिहासकार और उनके स्रोत, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इस समय करीब 1000 वर्षों का इतिहास पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का मोटा मोटा इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। 700 से 1750 ईस्वी तक का इतिहास हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। और ये 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास को लिखने में जो इतिहासकार हैं या हिस्टोरियंस हैं वो कौन कौन से सोर्सेस का उपयोग करते हैं, क्योंकि हर काल में समयावधि में जो इतिहासकार और होते हैं उनके सोर्सेस चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इस समय वो कौन सा सोर्सेज पर आधारित है और कौन किन किन सोर्सेज का वो उपयोग कर सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप बने रहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद कर लीजिए, अभी तक आप डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये सभी लोग बेनिफिटेड हो। और यहाँ पर बिल्कुल ये ऑथेंटिक चीज बताई जाती है, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं की जाती है। और हमारे हाथ में देखिए, ये तो एनसीईआरटी की बुक है और यह एक प्रमाणिक सोर्स माना जाता है ज्ञान का। और ये क्लास 7 का सिलेबस है तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की कर रहे हो यानी आईएएस पीसीएस की कर रहे हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर्स, एसआई, ये सभी जितने भी एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी और आजकल तो प्राइवेट जॉब भी हैं जो कि प्रतियोगिता या कंपटीशन के थ्रू लिए जाते हैं, उनमें जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज या हिस्ट्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और एक और बात है कि क्लास 7 है, क्लास 6 का वीडियो बन चुका है और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट डॉक्टर एके ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट भी करें और आपको पसंद आता होगा इसलिए आप लाइक करें। अब आइए मेरे साथ आइए, आपके पास बुक हो तो बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए मेरे पास बुक है और देखिए ये पेज नंबर 4 लिखा है, मैं ओपन कर लिया हूँ। और अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बात को सुनिए। और जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं हर शब्द को यहाँ पर पढ़ता हूँ, हर वाक्य या सेंटेंस को पढ़ता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, इतिहासकार और उनके स्रोत, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज लिखा है। पहला, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यही समझाया गया कि हर कालावधि में, हर समय में हिस्टोरियंस अनेक सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। पिछले साल यानी कि कक्षा 6 में आपने गुप्त वंश, मैंने बताया हूं, वीडियो बनाया हूं कि गुप्त वंश पर, गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा है। इस बार हम 700 ईस्वी से लेकर यानी 700 एडी से लेकर 1750 ईस्वी
यानी 1750 एडी तक के इतिहास को बताएंगे। ये लगभग 1000 वर्षों का हिस्ट्री हो रहा है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का यानी सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। तो यह जो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास को लिखने में इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करेंगे, उसमें बहुत सारे जो स्रोत हैं या सोर्सेज हैं, वो आपको वैसे ही मिलेगी जो कि बहुत पहले से ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों यानी क्वाइंस, शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस, स्थापत्य, आर्किटेक्चर जिसमें कि भवन निर्माण कला है, तथा लिखित सामग्री रिटेन एविडेंस पर निर्भर करते हैं। ये पहले भी करते थे, अभी भी जो हिस्टोरियंस हैं ये 700 एडी से लेकर 1750 एडी तक के इतिहास को लिखने में क्वाइंस पर यानी सिक्कों पर, इंस्क्रिप्शन पर यानी शिलालेखों पर, स्थापत्य या भवन निर्माण कला यानी आर्किटेक्चर पर और रिटेन एविडेंस पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। तो ये तो हो गया कि आप कुछ चीजें तो पहले जैसी हैं और कुछ बातें पहले से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। क्या अलग है कि इस युग में प्रमाणिक यानी ऑथेंटिक रिटेन मटेरियल्स या रिटेन एविडेंस और जो रिटेन एविडेंस है उसकी संख्या और उसकी विविधता, उसकी वेराइटी वो अचानक बढ़ गई है। और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते थे जो धीरे धीरे कम करने लगे, क्योंकि अब प्रमाणिक एविडेंस मिलने लगे। इसके पहले जो हिस्टोरियंस है वह कुछ अन्य प्रकार के एविडेंस या स्रोत का इस्तेमाल करते थे जो अब कम हो रहा है। मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, क्योंकि याद कीजिए कि ये 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। इस समय क्या हुआ कि अब कागज सस्ता हो गया, क्रमशः यानी सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। यानी पेपर या कागज जिस पर कुछ लिखा जा सके वो अब सस्ता होने लगा और काफी संख्या में आसानी से उपलब्ध भी हो गया, मिलने लगा। पहले ऐसी बात नहीं थी। जब कागज की कमी थी तब उसके साथ कई तरह की समस्याएं थी। अब कागज सस्ता हो गया और बहुतायत में मिलने भी लगा, अवेलेबल भी हो गया। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए जो इस समय के इतिहासकारों को मिला। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। यानी जो कागज सस्ता हुआ और उपलब्ध हुआ तो उस कागज का उपयोग में लोग किन किन चीजों को लिखने में करते थे, तो धर्म ग्रंथ को लिखने में करते थे, शासकों या रूलर्स के वृत्तांत को लिखने में करते थे, संतों के लेखन और उपदेश को भी अब वो लोग लिपिबद्ध करने लगे, अर्जिया लिखने लगे, अर्जिया कोई अपील लिखी जाती है, अदालतों के जो रिकॉर्ड है या दस्तावेज है उसको लिखने लगे, हिसाब तथा करों के टैक्सेस के खाते वगैरह बही खाते अब कागज पर मेंटेन होने लगे। ये सब होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पाए जाते थे, तो ये धनी व्यक्तियों के पास होते थे। जो शासक लोग हैं, रूलर्स क्लासेज है, उनके पास भी पांडुलिपियां एकत्रित होती थी। मठ और मंदिरों में भी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता है, ये सब एकत्रित होती थी। ये सब पिछले वीडियो में मैं बताता आया हूँ क्लास 6 में। इन पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट को पुस्तकालयों यानी लाइब्रेरी तथा अभिलेखागारों यानी आर्काइव्स में रखा जाता था। तो जो ये पांडुलिपि होती थी उसको या तो लाइब्रेरी में, आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में रखा जाता था।
इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी है। और ये जो पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, ये इतिहासकारों को बहुत विस्तृत इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं, लेकिन साथ साथ इनके साथ कुछ परेशानियां या डिफिकल्टी भी होती हैं, वो आपको मैं चर्चा करूंगा। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो भैया तब की बात है जब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद या आविष्कार नहीं हुआ था। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तब क्या होता था कि जो लिपिक होते थे, लिपिक मतलब कि किसी भी चीज को जो लिपिबद्ध कर रहे हैं, जो लिखते हैं, और उसी को नकलवीस भी कहते हैं कि किसी भी चीज को देखकर बिल्कुल वो नकल करते हैं, ठीक है, उसका डुप्लीकेट लिख देते हैं। तो जो लिपिक होते हैं यानी लिखने वाले होते हैं और नकलवीस होते हैं, उस चीज का हूबहू नकल उतार देने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यही लोग हाथ से जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसका ये लोग प्रतिकृति यानी कॉपी करते थे। और अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। और समझने के लिए कि अगर आप अपने फ्रेंड से किसी दिन आप क्लास करने नहीं गए कक्षा में, और आपका फ्रेंड गया है, तो आप क्या करते हैं, फ्रेंड का आप कॉपी मांग लेते हैं और उस कॉपी में जो क्लास में पढ़ाई हुआ वो लिखा है, तो उसको लेकर आप अपने घर पर अपना अलग उसका कॉपी करते हैं, उस चीज को लिखते हैं। लेकिन आप पाए होंगे कुछ लिखने में आपको बहुत सारी परेशानी आती होगी, क्योंकि हर एक की हैंडराइटिंग अलग होती है। बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो फ्रेंड लिखा तो है वो समझ जाएगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आता होगा, तो आप उसको मिला मिला कर आप लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गलत भी लिखा जाता है, कभी कभी आप गेस करके लिख देते हैं। तो ये सब समस्याएं उस समय भी आई थी नकलवीस को और लिपिक को किसी पांडुलिपि से उस चीज का प्रतिकृति या कॉपी करने में। यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब देखो खोल के बता रहा है, कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। तो सही बात है कि जो फ्रेंड की कॉपी लिए है उसको हम लिखना चाहते हैं, तो कभी कभी उसकी राइटिंग हमको समझ में नहीं आती है। अब वो क्या लिखा है कोई शब्द, वहां हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे यहाँ पर लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। इसलिए आपने जो लिखा और आपका मित्र जो लिखा है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाना यह स्वाभाविक बात है। प्रतिलिपियां, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी यही कुछ होता था। तो जो पांडुलिपियां होती मैन्युस्क्रिप्ट, उसका जब कॉपी होता था, डुप्लीकेट बनता था या प्रतिलिपि बनता था, तो उसमें भी कुछ ये समस्याएं आती थी और कुछ बातें चेंज हो जाती थी और कोई कोई तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता था जो इतिहासकारों के लिए बहुत समस्या की बात बन जाती थी। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करके चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। और इस तरीके से आप बिल्कुल अलग हो गई। जब एक पांडुलिपि से दूसरा कोई कॉपी हो रहा है, फिर उस कॉपी से दूसरा हुआ, तो बात ही चेंज हो गया। यही आजकल बहुत सारे ग्रंथों में हुआ है, बहुत सारे बुक हैं, अभी बहुत चर्चा होता है मनुस्मृति मनुस्मृति। सच्चाई तो है कि मनुस्मृति जो वास्तव में लिखा गया था उपलब्ध ही नहीं है, और कहीं कहीं उसको लिखा गया है, उसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए, बहुत सारे उसमें लोग विवादित बात भी लिख देते हैं, छेपक भी जोड़ देते हैं, जो समाज में आके बहुत विवाद पैदा करता है। तो इतिहासकार का काम बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए हमेशा उसे चौकन्ना रहना चाहिए और हिस्टोरियंस या इतिहासकार इस बात को समझते भी हैं। और देखिए, तो इसमें ही समझाया गया कि कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट से जो चीज लिखा गया और आज जो हमारे पास वो उपलब्ध है, उसमें हो सकता है कि मूलभूत बहुत अंतर हो। उस समय कुछ और कहा गया और उसका प्रतिकृति बनाते समय, कॉपी करते करते
हमारे पास कुछ दूसरे रूप में आ गया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। और इससे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मूल पांडुलिपि तो मिल नहीं रही कि लेखक ने सही लिखा क्या है, और उसका कॉपी मिल रहा है, डुप्लीकेट मिल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे अंतर हो गए हैं। तो ये समस्या की बात है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। अब जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसी पर फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन भाई इतिहासकार का तो मतलब है कुछ सच्चाई को सामने लाए, फैक्ट को सामने लाए। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अब एक ही चीज के कई लोगों ने कॉपी किया है, लिखा है। अब सभी प्रतिलिपियों को वो लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं सत्य के नजदीक, तथ्य के नजदीक पहुंचने के लिए, और बहुत हद तक पहुंचते भी हैं, लेकिन मन में संशय तो बन ही जाता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। कई बार जो राइटर्स होते हैं वो भी टाइम टाइम पर अपनी बातों को चेंज कर देते थे, उसमें संशोधन करते थे, रिवाइज करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो देखिए एक हिस्टोरियंस का नाम आता है और यह है जियाउद्दीन बर्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। और यह आपको 14वीं सदी के इतिहासकार हैं। कब के हैं? 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के इतिहासकार हैं, 14वीं शताब्दी के हैं। जियाउद्दीन बर्नी इसके इतिहासकार हैं और इन्होंने अपनी पहली वृत्तांत जो लिखा वह 1356 में लिखा, दूसरी 2 वर्ष बाद लिखा। और पहली इनको काफी दिन तक इतिहासकारों को मिला ही नहीं, और वह किसी पुस्तकालय में वह दब गया था। वह जाकर 1971 में मिला है। 1971 के पहले लोगों को जानकारी भी नहीं था कि ये 2 एक वृत्तांत लिखे हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीजें, एक और बात यहाँ पर आपको बताया गया है, और देखिए साइड में ये लिखा गया है। तो सबसे पहले तो अभिलेखागार या आर्काइव्स के बारे में बताया गया है, और यह है अभिलेखागार। समझ लीजिए, मैं बताया भी हूँ लेकिन आप समझ लीजिए कि ये पूछा जा सकता है कि क्या है अभिलेखागार। इंग्लिश में इसको आर्काइव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिलेखागार है या आर्काइव्स है। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। ये क्या चीज है? तो यह है कि ऐसा स्थान जहां पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो जिस जगह पर दस्तावेज और मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि संग्रहित करके, संग्रह करके रखे जाते हैं सुरक्षित तरीके से, उसे अभिलेखागार कहते हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उनका अलग अलग अभिलेखागार होता है, आर्काइव्स होते हैं, और वहां पर वे अपने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं। और जो भी पुरानी सरकारी अभिलेख है या जो लेन देन का जो ब्यौरा है, वो सभी को वहां पर रखते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए आपके बुक में एक यहाँ पर चित्र दिया गया है। यह एक लघु चित्र प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक लिपिक है, जो लिपिक मतलब जो लिपिबद्ध कर रहा है, तो वह किसी भी पांडुलिपि के, देखिए कितना माइन्यूटली यह लिपिक जो है उसको क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, उसका हूबहू लिखने की कोशिश कर रहा है। इस मानचित्र का आकार जो है 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर। देखिए वही इस पांडुलिपि का आकार है कि 10 10.5 टू
7.1 सेंटीमीटर। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो ये जो पांडुलिपि का जो कॉपी किया जाता है, चूंकि इसका आकार छोटा है इसीलिए इसको लघु चित्र भी बोलते हैं और इसको मिनिएचर भी बोलते हैं। तो एक शब्द आप याद कर लीजिए, लघु चित्र या मिनिएचर। यह कॉपी की गई चीजें है किसी पांडुलिपि से, इसी को मिनिएचर भी बोला जाता है, मिनिएचर। तो ये सब चीज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फिर एक मिनिएचर का आप जान लीजिए कि ये छोटे आकार के होते हैं, मिनिएचर कहा जाता है या लघु चित्र कहा जाता है। और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ये जो लघु चित्र क्या होता है कि अगर कोई पांडुलिपि आ गया किसी लेख में तो उसको और स्पष्ट तरीके से लिखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। और ये बहुत सुंदर बनाए जाते थे। ये जो लिखने वाले जो होते थे यहाँ पर लिपिक, वो बहुत ही मेहनत करके बहुत ही मनोयोग पूर्वक इसको लिखते थे। तो ये इतने हुआ कि कभी कभी पांडुलिपि से अलग करके भी लोग पैसा कमाने के लिए इसे मार्केट में सेल करना शुरू किया। और एक और चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। देखिए यहाँ कुछ लिखा गया है लिखावट तो, और शैली अलग होती है, इसीलिए फारसी और अरबी की शैली अलग अलग होती है और कभी कभी उसको पढ़ने में लोगों को डिफिकल्टी भी आती है। अब एक लिपि है जिसको हम कहते हैं नस्तलीक लिपि। देखिए ये याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ नस्तलीक। नस्तलीक एक लिपि का नाम है। नस्तलीक जो है यह लिपि का नाम है। क्या नाम है? ये लिपि का नाम है नस्तलीक। नस्तलीक लिख दे रहा हूं, एक लिपि का नाम है। तो ये लिपि है नस्तलीक लिपि। और देखिए, और यह लिपि क्या है कि इसमें क्या होता है कि इस लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। इसमें वर्ण जोड़ जोड़ के और बिल्कुल धारा प्रवाह लिखा जाता है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। फारसी और अरबी जो जानते हैं वो नस्तलीक लिपि को पढ़ते हैं। पूछा जाएगा नस्तलीक क्या है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट है, एक लिपि है और फारसी और अरबी जानने वाले इसको पढ़ते हैं। इसमें वर्ण को जोड़कर धारा प्रवाह लिखा जाता है। और दूसरा एक होता है ये देखिए, ये सिक्का देखिए, ये देखिए यहाँ पर, यही नस्तलीक लिपि है। जो इसमें लेफ्ट साइड में लिखा गया है ये नस्तलीक है और इधर जो लिखा गया है यह शिकस्त लिपि। एक और लिपि का नाम है शिकस्त। आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं नोट करवा देता हूँ। देखिए यह है शिकस्त लिपि है, शिकस्त लिपि। देखिए शिकस्त लिपि, शिकस्त, ये भी लिपि है। ये देखिए आपके बुक में ये बाईं तरफ लिखा गया है, दाईं तरफ, ये देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नस्तलीक है और राइट साइड में यह नस्तलीक लिपि है। और यह अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। नस्तलीक लिपि आसान पड़ता है, शिकस्त लिपि जो है थोड़ा बहुत ही सघन होता है, डेंस होता है और यह संक्षिप्त होता है और कठिन होता है पढ़ने में। तो इतनी लिपियां हैं, ये आपको जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़िए। और अगला जो टॉपिक होगा वह न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, यानी नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप इस सब चीज को पढ़ते रहिए, पूरे वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए। और बार बार इस बात को मैं आपको फोकस करता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप खुद अपने को तैयार कीजिए और आपको अपने को तैयार करने के लिए किसी भी प्रमाणिक स्रोत पर आपको या सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए, ऑथेंटिक। और एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक कोई स्रोत नहीं है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात किसी के बातों में मत जाल में फंसिए, अपने से मेहनत कीजिए, मनोयोग कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और लेकिन सभी वीडियो को देखिए और बहुत मेहनत से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और इस बुक के साथ पढ़ता हूं, इसलिए कहीं इधर उधर की बात मैं नहीं करता और आपका समय बर्बाद नहीं करता। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद, थैंक यू।